आवाज आ रही है? नहीं। अच्छा बेटा, सब्जेक्ट की सिलेक्शन होगी फाइनल? आप लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्शन फाइनल कर ली सबने, जो देने हैं सितंबर टाइम में? जी को दोबारा रिस्पॉन्स और जी के अलावा, यस सर के अलावा? मतलब मेरा इस क्वेश्चन का बेटा मकसद ये था कि मतलब चीजें बेटा अब बड़े हाईएस्ट लेवल पे जानी है, तो फिर एक दफा फिर आप माइंड बना के फिर FA2 को आगे लेके चलें। ये ना हो कि आप डबल माइंडेड हो कि मैंने देना है नहीं देना है, उसमें फिर फायदा नहीं है। ये आपको अब रोज की रोज एफर्ट करनी पड़नी है। ठीक है, तो कल हमने एक डिस्कशन स्टार्ट की थी, जरा देखें जरा IAS 8 के एंगल से एग्जांपल स्टार्ट की थी। वो कल वाली बातें जो कल तक हुई थी क्लियर हो गई थी? प्लीज कोई कंफ्यूजन अगर कहीं है? एक छोटी सी वर्किंग की थी हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी के नाम से। रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके, ओके सर, कल से रिलेटेड डिस्कशन ओके है? कोई सवाल तो नहीं आया? चले बेटा, अब इसकी फिर बी रिक्वायरमेंट शुरू करें, स्पीड अप हो जाए, आए सारे कॉन्सेप्ट्स आज शायद कंप्लीट हो जाए। Second is statement of comprehensive income extracts for the year ended 31st December 2003. इनकम स्टेटमेंट के बेटा एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और बातें मेरी सारी ध्यान से सुनते जाइएगा। इन क्वेश्चंस में ये जो IAS 8 के क्वेश्चंस हैं, इनमें कंपैरेटिव फिगर्स हमेशा बनानी है अगर वो अवेलेबल हैं, अनलेस ऑफ कोर्स अवेलेबल ना हो। अगर एग्जामिनर ना भी मांगे तो कंपैरेटिव फिगर्स हमेशा बननी है। मतलब इसका ये है, 3 मांगा उसने लेकिन 2002 का डाटा भी है और रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है। एक बात थोड़ी सी सुन के जरा रिवाइज करना। ठीक है बेटा, मैं इनकम स्टेटमेंट अगर सोच बनानी है मैंने, तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस पे रुके रखें। हमारे जो क्वेश्चन में पॉलिसी चेंज हो रही है उसका इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल चार्जेस में से फिगर निकल के एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी है। इंटरेस्ट नहीं कैपिटलाइज होना, पहले एक्सपेंस आउट हुआ है, हमने उसे कैपिटलाइज करना। तो फाइनेंशियल चार्जेस में से लेस होना चाहिए आइडियली, और जब आप फाइनेंशियल चार्जेस कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ेगा। कोशिश करें। फिर टैक्स में हमने कल डिस्कस किया था, डेफर्ड टैक्स नहीं करंट टैक्स बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली फिर उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो इनकम स्टेटमेंट सेल से शुरू होकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आनी चाहिए, और जिन जिन हेड्स में इनकम स्टेटमेंट के चेंज आ रहा है उन हेड्स में हमें करेक्शन कर देनी चाहिए और करेक्शन करके रिवाइज फिगर्स लिख लेनी चाहिए। मैंने सही कहा? रिस्पॉन्ड करना। जी कुछ जा रहा है सबका। लेकिन बेटा, अब हमें जो डाटा दिया हुआ सवाल में अगर वो हम देखें तो वो इनकम स्टेटमेंट की बस बल्कि 3 ही फिगर्स करनी चाहिए। नीचे तो अर्निंग्स, इनकम
पार्ट नहीं होता, ये तो चेंजेस नहीं का पार्ट होता है। हमें इनकम स्टेटमेंट का डाटा सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से दिया हुआ है, टैक्स का दिया हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का दिया हुआ है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे और उसी में फिर सोचेंगे कि क्या एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। आए, मैंने आपको शायद थोड़ा सा बोर किया है, बोर इन एसेंस, बोल बोल के लिख के करते हैं। तो व्हाट नाउ, कंपनी नेम हमारे इस क्वेश्चन में इस वक्त है नहीं, लेकिन हमेशा ये लिखना चाहिए अगर अवेलेबल हो। बनाना आप क्या हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। आपको महसूस हो रही है बच्चे कह रहे हैं ये बेटा आवाज सही आ रही है, जरा बताइएगा। आप जरा नेट जरा चेंज करके देखें, बाकी बच्चे से पूछ लेते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं सबको। ये बेटा जरा कैंडी दोबारा बता दें यार, आवाज आ रही। कैंपस लगा हुआ था इस वक्त, हाँ वो में लगा। ये बेटा आवाज आ गई सही? अब तो नहीं करेगा, मोइन आपको भी आ गई। ये बेटा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, कंपनी नेम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 में हम हैं, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो आइए सेट के इन क्वेश्चंस में कंपैरेटिव बनना है। फिगर्स देख के जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, नोट कर ली। जिन हजरात के पास बड़ा बुक्स हैं, और मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी के पास बुक्स हैं अवेलेबल यार, आप लोग प्लीज बुक्स से अब सवाल देखा करें यार। नोट कर लिए प्लीज। नोटेड है? देन बड़ा तरीका क्या है? एक इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन, एक इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन में बनी हुई गिवन, हमने उस इनकम स्टेटमेंट में अपने पॉलिसी चेंज के इफेक्ट्स लेने हैं, ठीक है? तो अपने गिवन फिगर्स उठानी है और अपने इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। तरीका 1 मिनट देख लें, बिल्कुल सिंपल सा है। शायद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम वर्किंग कर सकेंगे। 8 लाख और 7 लाख की फिगर्स हैं, तो गौर से देखें एक नजर। पहले डाटा उससे पहले तो अवेलेबल ही नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना है सर, एक मिनट। 2002 का प्रॉफिट है 7 लाख। ये जो ऊपर हमने एक वर्किंग कल की थी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, ये मैक्सिमम हमें हेल्प करती रहेगी। बताएं 2002 से रिलेटेड अभी बात हो रही है, 2002 कंपैरेटिव ईयर मैं पहले कर रहा हूँ। 2002 में कितने से इंटरेस्ट एक्सपेंस ने कम होना है? रिस्पॉन्ड देखिएगा जी, बच्चों का आंसर आना है। $17,000 से इंटरेस्ट ने कम होना है, लेकिन क्या उसके इंटरेस्ट के कम होने से प्रॉफिट ने बढ़ना है या कम होना है? रिस्पॉन्ड। ऐड करूं लेस करूं? ऐड। प्रॉफिट बढ़ेगा इंटरेस्ट कम होने से,
प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज की कल बात हुई थी। तो देन अब 2002 के कंपैरेटिव में हम 7,17,000 लिखेंगे। एक मिनट आप रुक के एक बात पढ़े, ध्यान से सुने जरा। ये बेटा इस वक्त हम 2003 में हैं और 3 के साथ साथ कंपैरेटिव ईयर ऑफ 2002 में भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो रही है। जिस साल की एडजस्टमेंट है उस साल में करने की कोशिश कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव पिछले सालों में भी जा रहे हैं। आपसे एक सोचने की गुजारिश ये है कि बताएं 2002 की जो इनकम स्टेटमेंट गई होगी शेयर होल्डर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को गई होंगी, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना नजर आ रहा होगा बताएं। जो 2002 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी होंगी उनमें प्रॉफिट क्या नजर आ रहा होगा? रिस्पॉन्ड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने लोगों ने कहा? काफी है, बिल्कुल सही आप करें। अब ये बड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवा लें और वो दोबारा इशू कर दें, वो तो चली गई सब चली गई हैं। लेकिन हम एडजस्टमेंट जब कर रहे हैं तो कंपैरेटिव ईयर में भी कर रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि उन्हें ओरिजिनली गई थी 7 लाख की फिगर और अब हम कंपैरेटिव में लिख के भेज रहे हैं 7,17,000 की फिगर। तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इसका तरीका क्या होता है। कंपैरेटिव ईयर के ऊपर अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करें तो कंपैरेटिव ईयर के ऊपर एक रीस्टेटेड वर्ड आता है और यकीनन फिर शेयर होल्डर्स को सिर्फ रीस्टेटेड से समझ नहीं आएगा कि रीस्टेटेड से क्या मतलब है। हम नोट्स में जाके इसके डिस्क्लोजर्स भी डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी चेंज के डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं। लेकिन पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपैरेटिव ईयर्स के ऊपर रीस्टेटेड लिख के भेजा जाता है जिन सालों में आप पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हों। प्लीज काइंडली बताइएगा, बात मेरी समझ आ गई है? एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है, प्लीज यू नीड फुल कंसंट्रेशन, नो डाइवर्जन प्लीज। जी डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा क्या रिस्पॉन्स है बताओ। कोई सवाल? एक चीज और सुन लें, 2003 का प्रॉफिट 8 लाख और 2003 से रिलेटेड इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट क्या है? 9,000 से इंटरेस्ट ने कम होना है, प्रॉफिट बढ़ेगा। इट मींस 809,000। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये बताएं कि क्या 2003 वाली फिगर्स पे भी रीस्टेटेड वर्ड आएगा? बताएं। बताते रहे। सबका नो तो यस वाला तो नहीं? बिल्कुल ठीक है जी, सबका नो आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 2003 तो बेटा फर्स्ट टाइम अभी शेयर होल्डर्स के पास जाना है। 2003 की ड्राफ्ट फिगर्स हमें गिवन है, ड्राफ्ट का मतलब अनफाइनलाइज्ड। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 की तो अभी गई नहीं है, 3 की जाने से पहले ही हम उनमें करेक्शंस करके भेज रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम क्योंकि फिगर्स जानी है, ये फिगर्स क्योंकि फर्स्ट टाइम में जानी है शेयर होल्डर्स के पास। आवाज कौन सा? ये बड़ा आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है बेटा? ये बेटा आवाज ठीक आ रही है? नहीं आपको ठीक आ रही है? नहीं अब ठीक है? नहीं ये तूने जॉन लगा लिया, जॉन ने तो जा रहे हैं, तुम तंग ही कर। अच्छा ये बड़ा मैं कह ये रहा था 2003 की फिगर्स क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही हैं शेयर होल्डर्स के पास, तो ये पहले है ही नहीं उनके पास, तो ये हम पहले ही ठीक करके भेज रहे हैं। तो रीस्टेटेड वर्ड आता है कंपैरेटिव फिगर्स के ऊपर। ठीक है, चले आप मेरे साथ स्टार्ट करें सॉल्व करना। आप भी
इकट्ठे हो जाए जरा, मैं फिर टेक्स्ट की डिस्कशन करता हूँ। तरीका क्या है, गिवन फिगर उठाएं और अपनी करेक्शन करते जाएं। लिखें, लिख के बता दो। अब आवाज ठीक है? ओके, लिखिए। जाए ना बेटा, फुल कंसंट्रेट। और गिवन टैक्स है, आपके पास बुक है प्लीज। 2002 का गिवन टैक्स है 320। बताएं 2002 से रिलेटेड टैक्स एडजस्टमेंट कितनी है? भेजिए सर फिगर 5100। टैक्स बेटा बढ़ रहा है, करंट टैक्स में इंक्रीज आ रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो टैक्स में ऐड हो गया, टैक्स में ऐड करो। और 2003 की टैक्स की फिगर गिवन थी 345 और प्लस 2700 रिलेटेड टू 2003। तो 2002 की रीस्टेटेड फिगर आ जाएगी 325,100 एंड 347,700। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिखते जाएं, बताते जाएं। देन बट अगर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया और टैक्स आ गया हो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाए। सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाए। जी भेजिए आंसर्स। भेजते जाए आंसर सर। फोर 6 1 300 3919। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। 461 300 हो गया और 391 900 हो गया। सबको समझ आ गया सर? सबको समझ आ गई यहाँ तक बात? देन बेटा थर्ड रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स। आ जाए, पुराना रिवाइज करते जाएं, सही में रिवाइज कर लीजिएगा और नई बहस में से सुन लें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स भी, कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive, sorry, statement of changes in equity, sorry, statement of changes in equity extracts changes in equity for the year ended at 31st December 2003। हेडिंग्स लिख के जरा क्वेश्चन की तरफ आ जाए।
नोट हो गया? सब ऐसे? अच्छा बेटा चंद बातें इधर मेरी बॉस निकल रहे। लेट्स रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। प्लीज बेटा बहुत डिटेल में बातें हुई हुई, गौर से सुन के रिवाइज कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में कुछ कॉलम्स होते हैं, बताएंगे कितने कॉलम होते हैं? तो बेहतरीन जवाब चाहिए इस सवाल का, कितने कॉलम होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में? ना 5 4 तो जुल्म है यार, ये जवाब जुल्म है जी। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, मेरे से सुने, बिल्कुल सही अपने बच्चों ने कहा। नहीं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में उतने कॉलम होते हैं जितने इक्विटी के हेड्स होते हैं, जितने आपके सवाल में इक्विटी के हेड्स होंगे और बाद में एक टोटल का कॉलम होगा। इक्विटी के हेड्स कौन कौन से होते हैं ये जरा गिनवा दें। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो अभी तक आपको पता है। शेयर कैपिटल, अपने ज़हन में एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं, इक्विटी के हेड्स होंगे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। आता है याद? आता है याद? और देन इसके बाद टोटल का कॉलम होगा। आता है याद? सबका आ गया? यस। अब बेटा डेफिनेटली कॉलम से मैंने मैक्सिमम बता दी आपको फिलहाल जो आपको पता है, लेकिन देखना फिर ये होता है कि सवाल के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम हम बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है जरा डाटा देख के बताएं इस क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कितने कॉलम होंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में कितने कॉलम होंगे? और 1 2 कौन? आदिल, अबैदुल्ला, मोहम्मद अकरम। ठीक है, मेरे से बात सुनिएगा बेटा। बेटा इस हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में सिर्फ एक ही कॉलम होगा रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से, शेयर कैपिटल, प्रीमियम वगैरह नहीं है। बेटा अगर एक ही इक्विटी का हेड हो ना तो फिर टोटल वाला कॉलम भी बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल वाला कॉलम तभी बनाएं जब 2 या 2 से ज्यादा हेड्स हों। अगर एक ही कॉलम है वही टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो जिन हजरात ने 2 गए हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने टोटल का कॉलम काउंट किया है, तो एक ही कॉलम रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से है क्योंकि होगा, इसलिए फिर टोटल की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? ओनली 1 कॉलम इन दिस क्वेश्चन। ये बैदुल्ला, आदिल वगैरह जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, ओके? ठीक है, ठीक है, ओके। ये बेटा बैदुल्ला वगैरह, बैदुल्ला, अकरम साहब, आदिल, कुछ चंद एक नाम मैंने भी बोले थे, आपने 2 कॉलम किए थे। मेरी बात समझ आ गई? वैसे कौन सा है? ठीक है। देन बेटा एक चीज और रिवाइज करनी है आपने ज़हन में। मैंने अभी आपसे कहा था कि आईए स्टेट के इन सवालों में कंपैरेटिव फिगर्स बनती हैं, तो आपको याद है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी कंपैरेटिव होता है, प्लीज होता है, याद है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी कंपैरेटिव फिगर्स होती हैं। लेकिन बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कंपैरेटिव लिखने का तरीका जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं 31 दिसंबर 2003 की एज फॉर द ईयर एंडेड। एक ही कॉलम होगा रिटेन्ड अर्निंग्स का, अभी ना बनाइएगा, मैं भी साफ सुथरा बनाऊंगा तब बनाइएगा। हम 3 के एंगल से अगर सोचें तो हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 2003 पे और एंड करेंगे 31 दिसंबर 2003 पे।
लेकिन बेटा अगर कंपैरेटिव बनाना हो चेंज इन इक्विटी में तो फिर हमें स्टार्ट करना चाहिए 1 जनवरी। बताएं कौन सी डेट पे? बताएं 1 जनवरी कौन सा? और 20x2 बस एक बंदे ने जवाब दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कंपैरेटिव, फिर पहले कंपैरेटिव बनाया जाता है पिछला साल, फिर करंट ईयर बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में स्टेटमेंट में बनाया जाता है। तो 1 जनवरी 2002 से बेटा स्टार्ट करेंगे, बहुत से मेरे वर्ड सुनिएगा। 31 दिसंबर 2002 पे एंड करेंगे, विच सिंपली मीन्स जो 2 का क्लोजिंग होगा वो 3 का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, याद आ गया? अब आपने रजिस्टर में आए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये कंडी जरा साथ में बता दें यार, मेरा पानी का रूम का टंकी का गिर ऐसे वेस्ट मेरा नीचे किसी को कहते हैं उधर बता दें। साफ सुथरी बड़ा वर्किंग, एक कॉलम रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से, रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज ऑन, वो मैंने तो वहां सिर्फ डेट ही लिखी थी, हमेशा प्लीज कंसंट्रेशन रखनी है। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2002 से स्टार्ट करके 31 दिसंबर पे 2 पे एंड करके फिर 3 बनाएंगे। बहरहाल यहां तक मेरी जो बात आपने सुनी है उससे कोई कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे आप? ये आवाज जो आ रही डिस्टर्ब तो नहीं हो रही आप लोगों को? तो नहीं आ रही? रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके, यहां तक सवाल तो नहीं किसी का? देन बेटा आपने मुझे बैलेंस ढूंढ के बताना है। अब फुल सीरियस हो जाएगा, बताएं इस दिन का बैलेंस अवेलेबल भी है? 1 जनवरी 2002 का बैलेंस अवेलेबल है कहीं रिटेन्ड अर्निंग्स का? बताइएगा जरा। और नहीं, मैं फिगर पूछ रहा हूं, अमाउंट पूछ रहा हूं। और सबका ये ठीक है, बाकी सबका ये बेटा ये बैलेंस कर मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये 2002 का ओपनिंग है, 2002 का ओपनिंग है। तो 2002 का ओपनिंग का मतलब 1 जनवरी 2002 का एक बैलेंस है, फिगर है 1,20,000। सबका आंसर मेरे 120,000 ही है जिन्होंने बताया। अच्छा बेटा बातें एक एक सुन के सही से एडजस्ट कीजिएगा अपने जहन में। 1,20,000 गौर से देखेंगे अकाउंटेंट की नजर से, इसमें किस साल तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे? रिस्पॉन्ड, किस साल तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे? 2002 तक के या 1 तक के? देखते जाए जरा। सबका 1 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। एक और चीज नहीं, दूसरी, इसमें 2001 तक के प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहे होंगे या आफ्टर टैक्स आ रहे होंगे? हिम्मत करते जरा। रिटेन्ड अर्निंग्स में पिछले रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस देख रहे हैं हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2001 तक आ रहा होगा या बिफोर टैक्स? और ठीक है, और सबका यही आफ्टर टैक्स पीएडी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही बिल्कुल ठीक आपने कहा है। अब आए जरा जो कल वर्किंग की थी,
क्या जो पॉलिसी में हमने चेंज करना है उस पॉलिसी चेंज से 2001 के प्रॉफिट्स पे भी कोई फर्क पड़ना है सर? रिस्पॉन्ड। 2001 के प्रॉफिट्स पे भी कोई फर्क पड़ना है सर? सुने, गौर से सुनते जाइएगा। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का तरीका बेटा ये होता है कि 3 की करेक्शन 3 में, 2 की करेक्शन 2 में कंपैरेटिव में हो गई है, और 1 या उससे पुरानी अगर कोई करेक्शन होती 2001, 2000, 99, 98, 97 एक्सेट्रा, वो सारी फिगर्स 2001 और उससे पुरानी सारी फिगर्स इस 1,20,000 में एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि इस 120,000 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है बताएं कितने रुपए इस 1,20,000 में एडजस्ट करूं? बताइएगा आंसर क्या होता है बताऊं। और सबका यही आ रहा है? ठीक आ रहा है जी। एक आखिरी चीज, 10500 से प्रॉफिट बढ़ रहा था, बताएं ऐड करूं या लेस करूं? ऐड। हमेशा ऐड नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो ऐड करेंगे, कम हो रहा होगा तो लेस करेंगे। लेकिन बेटा ये जो 10500 आया इसके साथ वर्ड आएंगे, गौर से सुने मेरे वर्ड्स। इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, पॉलिसी चेंज का एक इफेक्ट आ गया 10500। फुल कंसंट्रेट, एक मिनट, ये 2001 वाली करेक्शन इसमें अगर हम कर दें तो 130,500 आंसर आ जाएगा। इसके साथ लिखना क्या है वो गौर से सुने। ये बेटा उसी दिन का 1 जनवरी 2002 का एक रीस्टेटेड बैलेंस आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर ये पॉलिसी पिछले सालों में यही होती जो अब चेंज हुई है, अगर यही पॉलिसी पिछले सालों में होती तो ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 की बजाय 1,30,500 पहले ही आ रहा होता, लेकिन आ रहा है 120,000। होना चाहिए पॉलिसी चेंज के बाद 1,30,500। प्लीज बात समझ आ गई? पहले रिस्पॉन्ड करें, बात समझ आ गई है? बताएं रीस्टेटेड मैंने क्यों लिखा है? रीस्टेटेड मैंने क्यों लिखा है? और ओके, और नहीं बेटा ठीक है, आप अच्छी एफर्ट आप लोगों की जिन्होंने आंसर भेजा है, लेकिन मेरे से सही वर्ड सुने। मैंने रीस्टेटेड बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि 2002 की जो चेंजेस इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को गई होगी उसमें 1 जनवरी 2002 का बैलेंस 120,000 आ रहा होगा, और हमने अब उसको चेंज करके 130,500 कर दिया है। तो शेयर होल्डर्स को कंफ्यूज नहीं करना है, उनको बताना है कि रीस्टेटेड है, और फिर डिस्क्लोजर इसका नोट्स में भी बनना अभी बाकी है। ओके, मेरी बात फाइनल रिस्पॉन्ड कर दें। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? लिख लिया है? बता दें, लिख के जरा बता दें, लिख लिया? डन है जी बच्चे, डन है। देन बेटा इससे आगे मैं चाहूंगा कि अब आप खुद सोचें यार। रिवाइज प्रॉफिट, रिवाइज बैलेंस आ गया 1 जनवरी 2002 का। आप 2002 का प्रॉफिट ढूंढ लें।
ये जरा पेन पेन देखिए आप जरा। एक सेकंड बेटा, सॉरी जरा। जी कौन सा? आजा आजा। जी को बच्चों का रिस्पांस आया? जी बेटा 2002 का प्रॉफिट बता दें, कौन सा प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में लेके जाऊं? कौन सा? ये बिल्कुल ठीक है सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2002 नाउ। लेकिन बेटा रिमेंबर अब ये रीस्टेटेड आएगा, तो अब ये रीस्टेटेड कहाँ लिखना है ये आपने नोट करना है। 391 900 रीस्टेटेड प्रॉफिट उठा रहे हैं हम। देन बेटा अभी इस साल का कोई डिविडेंड तो है नहीं, अभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं था डिविडेंड या ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह चीजें नहीं है, सब कुछ आ जाना है, फिलहाल नहीं है। तो बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2 भी लिखा जा सकता है। और बेटा सोचें जरा, क्या 31 दिसंबर 2 का मतलब 1 जनवरी 2003 भी लिखा जा सकता है? और ये भी पिछले साल का क्लोजिंग है, इसलिए रीस्टेटेड वर्ड आएगा। मेरी बात एक एक जो सुन रहे हैं आप रिस्पॉन्ड कर दिया करें, कोई कंफ्यूजन हो तो बताया करें। टोटल भेजें, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई सवाल तो नहीं आ रहा? कोई सवाल तो नहीं? ठीक है। ये बड़ा इसके बाद फिर फाइनली प्रॉफिट आफ्टर, जी जी और बेटा 2003 का ओपनिंग है, ये पिछले साल का क्लोजिंग है यार। कौन सा बेटा? पिछले साल का क्लोजिंग इमरान साहब, माय डियर इमरान, ये पिछले साल का क्लोजिंग है। शेयर होल्डर्स को 5 लाख गया होगा। ओके इमरान? इमरान साहब 3 के साथ रजिस्ट्रेटेड नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है। तो 461 300 और डिविडेंड ना होने की वजह से फिर फाइनली बैलेंस निकालने एज ऑन 31 दिसंबर 2003, और इसके साथ रजिस्ट्रेटेड इसलिए नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम है। फाइनल आंसर भेजें। वो तो पुराना और फिर भेजिए, जान दे यार। 983 700 983 700। ओके जी, डन है यहाँ तक। सर जी कैलकुलेटर पे आना है। कौन सा में? बेटा स्नैन ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड हुआ यार, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड होके क्लोजिंग बन गया। ओके स्नैन, स्नैन है बेटा, टोटल हो रहा है यार, क्या हो रहा है?
ऐसे ना किया करें यार, बहुत मायूस कुन सवाल था ये। और उसके बाद प्रॉफिट ऐड होके क्लोजिंग निकलते जा रहे हैं यार। ओके स्टैन जैन बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आपको बात समझ आ गई। प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह कदर करते हैं जरा। ओके जज़ाकल्लाह सर। आए बेटा, रिक्वायरमेंट्स अभी जारी हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, उसके बाद बेटा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हैं फॉर द ईयर एंडेड 2003। ये भी जरा गौर से सुने, ये अपने फर्स्ट आंसर में है, फर्स्ट पार्ट पे है जरा। ये बेटा कुछ इंटरेस्ट कम हुआ, टैक्स बढ़ा, कुछ ये एंट्रीज हुई नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ, डेफिनेटली उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा, टैक्सेबल बढ़ा, करंट टैक्स बढ़ गया। तो ये बेटा अब एंट्रीज लिखनी है। आपको पता है वैसे बेसिक एंट्री क्या है? एसेट डेबिट होना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट होना है, और टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ने की एंट्री क्या है? करंट टैक्स इन्वॉल्व है, करंट टैक्स डेबिट है, और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट है। सही कहा मैंने? तो इसको बेटा एक सेकंड जरा अपना रजिस्टर खोल रखिएगा, मैं जरा थोड़ा सा आपके साथ इस तरह डिस्कस करता हूँ। 2001, 2 और 3 की आपने नोट करनी है, मैं जरा समझा लूं फिर आप साथ साथ नोट कीजिएगा। 2001 में प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट अमाउंट देखें 15,000 से, और करंट टैक्स डेबिट करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 4500 से, फिर 1700 से ये एंट्री रिपीट हुई, टैक्स की 5100 से, 9000 से, 2700 से। यहाँ तक पहले ये बता दें, ये बात समझ आई कि एंट्रीज कैसे की, किन अमाउंट से की? क्लियर है? तो इनको जरा नोट कर लें। अच्छा, ये आपके पास लिखी हुई है, लेकिन प्लीज आपने नोट करनी है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं जरा समझाने पे जरा ज्यादा फोकस रखना चाह रहा हूँ। जब आप तरतीब से साफ सुथरा लिखेगा, जब लिखेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। किसी जगह कंफ्यूजन होगी तो, कंफ्यूजन है तो बताएं। ये हो गया जी? ये भी दोनों का ये बेटा सब रिस्पॉन्ड कर दे रहे हैं, लिखनी सेम एंट्रीज 3 सालों में रिपीट होनी है। नो वाले कौन सा होगा? बात बेटा लिख के फिर फाइनल बता दीजिएगा।
और इरफान साहब तिलावत नहीं गिनो। ये ओके जी, अफाद आ गए। ये बड़ा अफाद ओके, बता दे यार। नो बात। देन बेटा आप जरा कंसंट्रेशन के लेवल बढ़ा दें और मेरी बात ध्यान से सुना। हम बेटा 2003 में पॉलिसी चेंज कर रहे हैं जिसका इफेक्ट 3 के साथ साथ 2 और 1 में रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर रहे हैं। एंट्रीज हमने लिख तो ली है, लेकिन ये तीनों सालों के इफेक्ट 2003 की इनकम स्टेटमेंट में नहीं आने। 1 के इफेक्ट्स 1 की इनकम स्टेटमेंट में जाने, 2 के इफेक्ट्स 2 की इनकम स्टेटमेंट में जाने, 3 के इफेक्ट्स 3 की इनकम स्टेटमेंट में जाने। तो 3 में हम हैं 3 में, और रेट्रोस्पेक्टिवली 1 और 2 भी एडजस्ट कर रहे हैं। मेरी बात का मतलब ये है कि जो 3 में इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, करंट टैक्स डेबिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट असल में होती है फॉर द ईयर। तो ये तो ड्यूरिंग द ईयर 2003 के फिगर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस और करंट टैक्स की इनकम स्टेटमेंट के थ्रू एडजस्ट हो सकती हैं। लेकिन ये जो पिछले सालों की जो फिगर्स हैं, ये जो पिछले 2 सालों की फिगर्स हैं 1 और 2 की, ये अब इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर के थ्रू एडजस्ट नहीं होनी। ये पिछले सालों की इनकम स्टेटमेंट में, और पिछले सालों की तो बड़ा इनकम स्टेटमेंट्स बना चुकी हैं। तो पिछले सालों की इनकम स्टेटमेंट के इफेक्ट्स जो हैं वो अब इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने की बजाय वो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू रिकॉर्ड होंगे। करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स तो करंट ईयर में आ जाएंगी, लेकिन पिछले सालों के जो इफेक्ट्स हैं वो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू अकाउंटिंग एंट्री करके एडजस्ट होने चाहिए। मेरी बात किसी को समझ आई है? ये बता दे। बेटा सब रिस्पॉन्ड करें यस या नो में यार। जो भी बात मैंने की है वो समझ आई है? यस कर दें या नो कर दें? ओवरऑल यस है। बेटा दोबारा सुनिएगा जरा। हम इस वक्त हैं 2003 में। इनकम एंड एक्सपेंसेस ना फॉर द ईयर होते हैं। आई होप कि हमें ये पता है। तो 3 की इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स इंटरेस्ट और करंट टैक्स की तो हम 3 की इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन 1 और 2 गुजर चुके हैं। उनके इफेक्ट हम इस साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उनके इफेक्ट हमें पिछले सालों में ठीक करने हैं। तो पिछले सालों में ठीक करने का मतलब पिछले सालों का प्रॉफिट कहाँ होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में होता है। तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, instead of debiting the current tax expense, instead of crediting the interest expense, instead of debiting the current tax expense, हम ये इनकम स्टेटमेंट के जो हेड्स हैं इन्हें रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ये अब एक दफा दोबारा करनी बता दें। आप सबको क्लियर है?
आप कोई 9 देखें, कोई है? एक मिनट बेटा अपनी जरा इनकम स्टेटमेंट देखें। ये बेटा ये हमने लिख तो लिया है सर जी, ये लिख तो लिया है, ये कंपैरेटिव ईयर में कर तो दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो एंट्रीज कर रहे हैं, एंट्रीज के एंगल से 1 और 2 के एंट्रीज इस साल की इनकम स्टेटमेंट के हेड्स की बजाय 1 और 2 की जो एंट्रीज है वो इनकम स्टेटमेंट के हेड्स डेबिट क्रेडिट होने की बजाय रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट क्रेडिट होके एडजस्ट होंगे एंट्री करते हुए। ये कह रहा हूँ। कौन सा थे ये जिन्होंने सवाल, इनका सवाल बताया था मुझे? जी बेटा जिशान, आप मेरी बात समझ आई कुछ? इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए तो बेटा प्रेजेंटेशन हमने कर दी है, लेकिन डेबिट क्रेडिट करते हुए हम इंटरेस्ट एक्सपेंस और करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट अगर क्रेडिट करेंगे तो इस साल में इफेक्ट चला जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस और करंट टैक्स का, और उन इनकम और एक्सपेंसेस के इफेक्ट, उन एक्सपेंसेस के इफेक्ट को हमने इस साल में एडजस्ट नहीं करना, पिछले साल मींस रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट करना। ये जिशान फाइनल, जिशान साहब थे, जिशान साहब है? और कोई जिशान साहब के अलावा सवाल था? अच्छा बेटा मैंने ये जो आपके सामने बात की है ये यकीन थोड़ी सी जरा नए एंगल से है, इसको जरा पढ़ भी लें। एंड में लिखा हुआ है however, ये एंट्रीज जब आपने की तो however effect of income and expenses relating to previous periods should be adjusted in the opening balance of retained earnings, therefore ये जो 1 और 2 वाली वापस ऊपर आ जाए, मैं इसी में फाइनल करके दिखाता हूँ। 3 की एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है, लेकिन जो 1 और 2 से रिलेटेड एंट्रीज हम इस साल T3 में करना चाह रहे हैं, वो एंट्री करते हुए गौर से मेरी बात सुनिएगा और आपने फिर ये रिवाइज्ड एंट्रीज दोबारा लिखनी है। देखिए एतराज सिर्फ है इनकम स्टेटमेंट के हेड्स पे, तो प्लांट और करंट टैक्स पेबल पे कोई इशू नहीं है। आपको अगर मैं कहूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब जरा बता देंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट होने से मुराद क्या है? क्या इंटरेस्ट कम हो रहा है? रिस्पॉन्ड, क्या इंटरेस्ट का एक्सपेंस कम हो रहा है? ये चले मैं इससे पूछता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब ये है, मैं बात पूरी कर देता हूँ उसका फिर आंसर दीजिएगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट का मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ा है, और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हुई हैं। समझ आ गया? तो बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने इस तरह नहीं करना जो मैं कर रहा हूं, पहले देख लें फिर आपने कैसे लिखना मैं बताता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ने का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ी हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ने का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हुई हैं। तो रादर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ आ गया। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ है, इसकी गेम चलाएं। डेबिट होने का मतलब था एक्सपेंस के, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ने का मतलब प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम होने का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हुई। बताएं समझ आ गया? सिमिलरली इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे भी क्रेडिट है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएंगी इसकी जगह। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट का मतलब क्या है? एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रॉफिट एक क्रेडिट फिगर होती है, और करंट टैक्स की जगह भी रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड आ जाएगा। पहले ये बताएं यहां तक समझ आया? अभी बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम फिर डायरेक्टली कोशिश किया करेंगे। करंट ईयर से जितने पिछले साल हुआ करेंगे उनके इनकम स्टेटमेंट के इफेक्ट्स रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू एडजस्ट किया करेंगे। यहां तक सब ओके हैं माय डियर स्टूडेंट्स? एक दफा सॉरी जरा दोबारा बता दें। इट मींस
पिछले सालों की एंट्रीज रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ऐसे होनी चाहिए, देखें जरा, ऐसे होनी चाहिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस और करंट टैक्स की जगह आपको रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड नजर आ रहा है। और प्लीज नोट 3 में हमें कोई इतराज नहीं, 3 की एंट्रीज एज इट इज हैं, तो आप लोग इस तरह करें। अब ये 1 और 2 वाली एंट्रीज एक हेडिंग लिख लें, इंस्टेड ऑफ अबव 2001 and 2 एंट्रीज द एंट्रीज शुड बी मेड एज फॉलोज। इस तरह करके एक हेडिंग लिख लें और इसे एक तरतीब से अपने नोट्स में डेवलप करना जरा। इंस्टेड ऑफ 2001 and 2002 entries as above, these should be recorded as follows. और as follows के नीचे फिर एंट्रीज दोबारा लिख लें by the words of retained earnings। किसी को अगर बात समझ नहीं आ रही तो जरूर पूछें। कोई है जी सवाल? और सर करंट ईयर में है यार, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस तो अभी है ना यार, करंट ईयर तो अभी हम क्लोज कर रहे हैं, तो 3 की एंट्रीज तो अभी क्लोज हुई नहीं है। कौन साहब है? जी बेटा मुजम्मिल, ओके। जिस साल में आप हैं उस साल को तो अभी आप ठीक कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के हेड्स भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंसेस क्योंकि फॉर द ईयर होते हैं, तो पिछले सालों के इनकम एंड एक्सपेंसेस का इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में चला गया होता है। ओके, कौन सा थे? मुजम्मिल साहब ही ओके। बेटा मुजम्मिल, अगर फॉर एग्जांपल हम 2016 में करेक्शन कर रहे हो तो 16 के बेटा एंट्रीज एज इट इज होंगी, और 16 से पुरानी जितनी एंट्रीज हैं उनके इनकम स्टेटमेंट के इफेक्ट्स रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू जाएंगे। और कोई सवाल देखें? ये क्लास में बच्चे इस वक्त कितने बोले? अच्छा, बस ठीक। Okay, dear students. ओके जी बच्चे, ओके। लेकिन बेटा बात अब 1 मिनट जरा फाइनल करना है। अब 1 और 2 को अगर हम इकट्ठा देखें तो इसमें हेड्स रिपीट हो रहे हैं, तो rather than preparing the entries of 1 and 2 previous years separately, शायद अब हम इन हेड्स को देख के एक कंपाउंड एंट्री ऑफ 1 and 2 बना सकते हैं। वर्ड समझ आए मेरे? रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मतलब मेरी इस बात का ये है, देखिए जरा, प्लांट 2 दफा डेबिट हो रहा है, कैलकुलेटर रखे हाथ में, 15,000 और 17,000 तो कंबाइन करके प्लांट 32,000 से डेबिट हो रहा है। किया है सबने? करंट टैक्स पेबल पहले देख लें। करंट टैक्स पेबल कंसंट्रेट 4500 और 5100 से क्रेडिट हुआ दोनों सालों में। रिस्पॉन्ड करें, क्या आंसर आएगा दोनों को मिला के? 9600। और रिटेन्ड अर्निंग्स 4 दफा हो रही हैं। इसकी जरा हिम्मत जरा ज्यादा करनी पड़नी है। कैलकुलेटर पकड़ें,
15,000 और 15,000 सॉरी 15,000 17,000 रिटेन्ड अर्निंग्स 32,000 से क्रेडिट हुई, 32 टोटल हो गया, और 4500 और 5100 से डेबिट हुई। मुझे नेट ऑफ फाइनली करके बताएं कि रिटेन्ड अर्निंग्स नेट करके डेबिट हुई या क्रेडिट हुई, और कितने से डेबिट या क्रेडिट हुई। हिम्मत मारो जवान, हिम्मत मारो। 15,000 प्लस 17,000 32 हो गया, 32 माइनस डेबिट माइनस 4500 माइनस 5100 इज इक्वल टू डेबिट क्रेडिट, ये भी बताना है। डबल टू 400 से नेट करके डेबिट है या क्रेडिट है जी, देखिएगा कितने लोग कह रहे हैं। आना शुरू हो गया, सारे कह रहे हैं 22,400 नेट करके सबका बन गया, क्रेडिट होना है। ये बड़े कंपाउंड एंट्री बैलेंस हो सकती है, चेक करें जरा। समझ आ गई है? इससे पहले कि आप लिखने की कोशिश करें, मेरी आखिरी बात सुनने जरा। Instead of above two separate entries, we should record a net effect of the above two entries at the start of the year. ये बात सदी जरा सुनने की। इसका बड़ा फाइनल तरीका ये हुआ करेगा, कि अगर हमसे एंट्रीज मांगी होंगी तो हम इस साल की एंट्रीज तो इसी साल करेंगे, और पिछले जितने साल होंगे उन सब की एक कंपाउंड एंट्री करंट ईयर के स्टार्ट पे कर दिया करेंगे। तो मतलब इसका क्या हुआ, एक दफा पढ़ लें जो मैंने बोला, ये पढ़ लें। इन एग्जाम क्वेश्चंस इफ एंट्रीज आर रिक्वायर्ड देन इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस period's income and expenses should be adjusted in the opening balance of retained earnings, while current period effects of income and expenses should be adjusted against current period income and expenses. Therefore finally इस पूरी बहस में अगर हमसे एंट्रीज मांगी हुई थी तो पिछले 2 सालों की एंट्री हम साल के शुरू में कंबाइन करके करेंगे, और इस साल की एंट्रीज एज इट इज कर देंगे। तो फाइनली ये काम हमने करना है। अब आप देख लें आपको कैसे रिकॉर्ड, मेरा ख्याल है एक दफा जरूर अपने हाथ से ये वाली एंट्री लिख लें कंबाइन करके। बाकी चीजें मैंने आपके सामने होपफुली डिस्कस कर ली हैं। कोई कंफ्यूजन रह जाए लिख भी लें, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड प्लीज। ये क्या रिस्पॉन्स है बच्चे, सवाल जो लोग नोट कर रहे हैं जब कर लें तो बता दीजिएगा। सर ये पिछले सालों की एंट्री है, ये साल के शुरू में इसकी डेट आएगी, ओपनिंग है एंट्री है। जिस साल में आप हैं उस साल के शुरू में पिछले सारे सालों की एंट्री, और जिस साल में आप हैं उस साल की एंट्रीज, उस साल की एंट्रीज के अगर डेट लिखनी है इस करंट ईयर की, वो फिर ईयर एंड की डेट लिखी जा सकती है। इस साल की एंट्रीज ईयर एंड पे कर लें और पिछले सारे सालों की एंट्रीज की डेट इस साल के स्टार्ट पे रख लें। हमने इस साल पिछले सालों की भी एंट्री की है कंसेप्चुअली स्पीकिंग एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और हमने इस साल के एंड पे इस साल की भी एंट्री की है। अगर आप इस साल के एंडिंग डेट लिखें वो भी ठीक है, वो ठीक है। कौन सा थे ये बेटा, इमरान ठीक है? और भी इसके अलावा
हाँ? और बेटा ये असेसमेंट्स के रिजल्ट में नहीं हुआ, ये असेसमेंट के रिजल्ट में चेंज नहीं आया, असेसमेंट्स रीओपन होने से करंट टैक्स बदल गए, ये रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट होना है, ये असेसमेंट्स डिफरेंट नहीं हुई। कौन सा है बेटा, ये असेसमेंट्स डिफरेंट नहीं हुई, टैक्स वालों ने पिछले सालों की असेसमेंट ओपन कर ली है, इसलिए टैक्स में चेंज आ रहा है। ओके जिशान, कौन सा ये सब पिछले सालों के इफेक्ट्स जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएंगे, और बैलेंस शीट आपको पता है ऑन होती है, बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं उनमें ओपनिंग बैलेंस के इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं। ओके हसनैन, हसनैन सर, टेंशन बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी बेटा, वो आपका नेट स्लो हो जाएगा यार, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। वो कौन सा आप लोगों का नेट स्लो हो जाएगा, वो जब मेरा ख्याल है ना मसला इसमें होता है स्क्रीन भी नहीं, स्क्रीन तो शायद ऊपर आ जाए, हाँ लेकिन वो स्क्रीन भी छोड़, आप अज्यूम कर लेना आप मुझे देख रहे हैं यार। ओके बहरहाल प्लीज यहाँ तक ओके सब, फाइनल एक रिस्पॉन्स है। बहरहाल सुस्त नहीं होना, ये बात बिल्कुल ठीक है, टेंशन रिक्वायर्ड है, ये टेंशन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। डन है जी सबका, आगे डन, सबका ओके आगे। देन उसके बाद बेटा अब हमने रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी करनी, आज एक बहुत चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट और है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। ये बड़ा इंशाल्लाह मैं भी डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सुनने से पहले बात जरा दोबारा क्लियर करने, हमने एक एंट्री की हुई है, बल्कि दो की हुई है, एसेट डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, मतलब मैं शॉर्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ, डेफिनेटली पिछले सालों की रिटेन्ड अर्निंग्स में की हुई है, और करंट टैक्स डेबिट है और पेएबल क्रेडिट, ये दो एंट्रीज हुई। अब इन एंट्रीज की बेस पे हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो ये बैलेंस शीट मैं आपके सामने यहाँ इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, आप डेफिनेटली अपनी वर्किंग में बनाइएगा बाद में, कि मैं पहले बात जरा समझा दूँ। डेटा बेटा अवेलेबल है, अगर डेटा अवेलेबल हो तो कंपैरेटिव आपने बनाना है, लेकिन बेटा कंपैरेटिव बनाना तो एक ही साल का होता है, मैं दोनों सालों का इसलिए बना रहा हूँ ताकि फिलहाल आपको बात डिटेल में समझा सकूं, और इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, कंपैरेटिव ईयर्स के ऊपर रीस्टेटेड वर्ड आता है। मेरा ख्याल है कि अगर आप सुन के समझ लेंगे तो ये बनाना इशू नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ना है। हम 3 में हैं और 2 और 1 ने रीस्टेट होना। कंसंट्रेशन से गेम स्टार्ट करें, एक्सेट्स बना रहे हैं, जो गिवन बैलेंस शीट है उसी में चेंज लाना है। एसेट्स में एक प्लांट आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है सोच के बताएं 3 लाख में इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो चुका है, हो चुका है या होना है? ठीक कह रहे हैं। तो कंसंट्रेशन से सुनिएगा सर, मैं जरा थोड़ी, मेरे पास स्पेस जरा कम है,
अगर मैं थाउजेंड्स में लिख दूं तो डर खौफ तो पैदा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मैं इस तरह लिख देता हूँ, 3 लाख मत लिखिएगा, पहले सुने। 2001 से रिलेटेड 15,000 का इंटरेस्ट है, कैपिटलाइज होके 3,15,000 हो जाए। कोई एतराज? मत लिखे, सब सोचें। कोई एतराज? अब बेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। एक फिगर है 450। ये 450 जो है, क्या 3 लाख ओपनिंग से क्लोजिंग 450 बना होगा? आई नीड योर रिस्पॉन्स। क्या ये 450 3 लाख रुपया ब्रॉड डाउन करके 4,50,000 क्लोजिंग बना होगा? इस साल की एडजस्टमेंट तो बेटा 17,000 है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स तो नहीं आएंगे? सोच के, बैलेंस शीट फॉर द ईयर नहीं होती, हैंड्स ऑन होती है। क्या 450 में पिछले साल की बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन वाली एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, या 450 में अब पिछले साल की भी और इस साल की दोनों एडजस्टमेंट दोबारा होंगी? नीड योर रिस्पॉन्स। जी, और बच्चा बताएं। और मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूं, 450 प्लस 15 प्लस 70, सब एग्रीड है? ये स्टूडेंट्स एग्रीड है? कोई नो बीच में? कोई कंफ्यूजन हो? कोई नो? ये बेटा हो ही रहा है कि 3 लाख ब्रॉड डाउन बना होगा। एग्जामिनर ने हमें एक ड्राफ्ट दिया विदाउट कैपिटलाइजिंग, तो यकीनन हमने तो 3 लाख में इंटरेस्ट ऐड कर दिया है, लेकिन एग्जामिनर ने 315 से ब्रॉड डाउन क्यों नहीं बनाया होगा? क्योंकि उसकी तो फिगर ही क्लोजिंग 3 लाख थी। हमारा ब्रॉड डाउन 315 होना चाहिए, लेकिन जो 450 की फिगर हम देख रहे हैं, ये 450,000 ब्रॉड डाउन 3 लाख से 450 बना हुआ है। सब क्लियर हो गए हैं? सब क्लियर हो गए हैं? इस तरह करें, 3 की फिगर आप बताएं क्या होनी चाहिए? 3 में प्लांट की फिगर अब क्या होनी चाहिए? क्या वंस अगेन 5 लाख का बैलेंस कैलकुलेट करते हुए 450 ब्रॉड डाउन से शुरू किया गया होगा? क्या करूं सर? क्या बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स आएंगे? फाइनल आंसर अगर भेज सकें तो मुझे जरा तसल्ली हो जाएगी कि आपको कुछ बात समझ आ गई है। कितने लोगों ने बताया? कोई सवाल हो किसी का? ओके, ठीक है। और ओके, और 541 कितने लोगों का है? 3। बट आंसर भेजें यार। 5 बस ना करें यार। बेटा यार, अगर मसला तो पूछे बना आंसर भेजें, ना पूछ रहे ना बता रहे, बस जाती है बस। आप जो शाम हो जाएगी जब तक इनके आंसर आएंगे जी, बस आप
स्टॉप हो गया 8 9 सब ओके है यार फाइनली एक ओके का मैसेज भेज दें अगर ओके है तो देन उसके बाद बेटा आगे आए उसके बाद लायबिलिटीज एंड इक्विटी की हेडिंग है लेकिन मेरा ख्याल हमें इसे सीधा करना है करंट एसेट्स कोई नहीं है इक्विटी एंड लायबिलिटीज बाद में लिख लेंगे इक्विटी बेस सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स अच्छा बेटा बैलेंस शीट में सब फिगर्स में एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स आने लेकिन बेटा ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर है ना ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी निकालें जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिन सवालों में हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना चुके हैं और बैलेंस शीट बना रहे हो शायद चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम से हमें एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी मिल जाएंगे मसलन बेटा गौर से देखें 13500 ये जो यहां दिया 120 2001 में 120 क्या इस 120 की जगह 130500 आएगा रिस्पॉन्ड ओके तो ये सारी फिगर्स कहां से आ जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने एक एब्रिविएशन बनाई है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक चीज बस बता दें तो मैं समझूंगा आपको क्या समझाया ये जो 522 आ रहा है क्या 522 में 2001 वाला फैक्ट भी आ रहा है सोच के बताएं देख के बताएं 522 400 में क्या 1 और 2 दोनों का एक्यूमुलेटेड फैक्ट आ गया है कितने यस काफी यस और क्या फाइनल बताएं 893 700 में 1 2 एंड 3 तीनों के एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स आ चुके हैं 983 700 में कितने यस माशाल्लाह इसका बड़ा मतलब फिर ये हुआ कि वी शुड नॉट वेस्ट टाइम in writing the figures of retained earnings simply changes in equity में retained earnings का कॉलम देख के सामने फिगर्स प्लेस करते जाएं 2002 में फिगर आएगी 522,400 522,400 और 3 में आएगी 983,700 प्लीज रिस्पॉन्ड ओके सब ओके दोबारा ओके आए देन बेटा लायबिलिटीज में आ जाए और यकीनन फिर करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए क्योंकि करंट टैक्स उसी में होता है करंट लायबिलिटीज में करंट टैक्स पेएबल की एक फिगर अगर आप बता दें बाकी फिर आप खुद लिखें मुझे एक बता दें 2001 की फिगर कैसे निकालूं तरीका क्या है गिवन देखें और एडजस्टमेंट करें जी गिवन इसका है 1 लाख देखें एंट्रीज इफेक्ट ऑफ पॉलिसी चेंज देखें बताएं इसमें क्या ऐड या लेस करूं 45,000 नहीं जज्बाती हो गए बच्चे 4500 होगा सबका 4500 आ रहा है प्लस या माइनस पेएबल क्रेडिट हुआ है प्लस हुआ ये फिगर आ गई 104,500 वंस अगेन ये बैलेंस शीट आइटम है करंट टैक्स पेएबल क्या एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स आएंगे यस अब 3 लाख उठाएं गिवन उठाएं 4500 की एडजस्टमेंट हुई प्लस 5100 की एडजस्टमेंट हुई टोटल फिगर बन गई 309,600 और लास्ट आंसर आपने भेजना है गिवन है 2.5 लाख प्लस accumulated effects and plus 2700 फाइनल आंसर भेजें 27 नहीं यार और नहीं यार कितना मेजॉरिटी का क्या है बेटा चेक करें यार 262,300 है फाइनल 2.5 लाख जमा 4500 ये जीरो ना खराब करें
262 300 मेजॉरिटी 262 300 262 300 ठीक है। Ini dia kena bawa sikit ini kita awal primary. Kira masuk. Ya. Sudah ini biasa. Video ini soalnya Okay, these students okay? बेटा हर बैलेंस शीट आइटम एक्यूमुलेटेड एज ऑन होता है यार। बेटा हर बैलेंस शीट आइटम एज ऑन होती है, तो प्लांट भी हर बैलेंस शीट आइटम जो बैलेंस शीट में सब एज ऑन है। कौन सा है जी? अहमद हमजा करंट टैक्स पेएबल बेटा बैलेंस शीट आइटम है। ये जो 3 लाख है, एक मिनट बात पूरी सुन के उठिएगा। और तो नहीं अहमद के अलावा तो नहीं सवाल बाकी ओके है? अहमद हमजा को दोबारा आंसर आया? अहमद बेटा ये जो 3 लाख है इस 1 लाख ओपनिंग से बना होगा ना यार? हालांकि ये बनना चाहिए था 104,500 से, और ये 2.5 लाख बना है। ये 3 लाख ओपनिंग से 2.5 लाख बना होगा, तो पेमेंट हुई लग रही है। ओके हमजा, अहमद हमजा बेटा पिछले सालों का करंट टैक्स पेएबल है नहीं यार? और तो नहीं अहमद के अलावा तो नहीं? अब बेटा पॉलिसी चेंज हो रही है, ये इस साल पॉलिसी चेंज हुई है। अगर पॉलिसी इस साल चेंज हुई है और इस साल टैक्स बढ़ा है पिछले सालों का, तो वो पिछले सालों में कैसे पे होंगे? इस तरह की मायूसकुन बहस शुरू हो गई है। हमने इस साल पिछले सालों का टैक्स बढ़ाया है, तो पिछले साल वो टैक्स कैसे पे हो गया जो इस साल हमने बढ़ाया पिछले साल का? अहमद हम जाइए ये अकरम साहब, जो टैक्स आपने इस साल पिछले सालों का बढ़ाया है, वो इस साल कैसे पे हो, पिछले सालों में कैसे पे हो गए? ये अकरम साहब नो रिस्पॉन्स। सर जी रिस्पॉन्ड करें, सर जी जाते हुए कोई और सवाल देखें। और प्लीज ओके बेटा सर फाइनल रिस्पॉन्ड कर दे जरा। बात यहाँ तक समझ आ गई सबको? अच्छा बेटा इसको कहीं आप रिवाइज करिएगा घर के लिए। आज IAS 8 के हवाले से कोई नई चीज़ नहीं है, एक रिक्वायरमेंट रहती है, इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे आखिरी में नोट्स कैसे बनते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो 3 कुछ सवाल आपके साथ शेयर हो गए, तो आज कल का दिन लगा लें अपने टाइम कन्वीनियंस पर आराम से, लेकिन ज़रूर सॉल्व करें। 3 सवाल है, मुश्किल भी नहीं है, प्रैक्टिस करें। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह मंडे को मैं एक नया टेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये ज़रा रिवाइज करते रहें। ज़रा IAS 12 पे आप फोकस करें, इसको बस 5-10 मिनट निकाल के रिवाइज करके कल वाली क्लास में वापस आइएगा। ओके जी, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
लो वालेकुम सलाम। हाँ शाबू ठीक ठाक हो सुना। मैं फ्लैट से की मसला की होया? मेरा की शिकायत है? मेरी गल सुन, उस बाल बंद कर चढ़ता तो मुड़ के सही टेकियां भर दियां खोल देना। कहने का पता चुका है कितने जिसे पहले रहने में। हाँ हाँ ये शहर है। हाँ हाँ वही यार मेरी गल सुन, उससे किन्नू नहीं डाल दिंदा वही यार वो मेरी गल सुन ओदी कोई एडे इंटेंशन यार वो मुंडा आप आंदा अगर आंदा भी है तो आप आंदा चल यार उन्होंने कोई होएगा हिसाब किताब उन्होंने शिकायत में किन्ने की उन ठीक है कि यार कितने वो मैं सुनिया तो है नहीं है और इधर कोई चक्कर नहीं है टैंकी से चढ़े किन्ने शिकायत की थी। ओए हमाद उरे आई आ लामा आया तेरा आ कहते आ तू हमने टैंकी से चढ़िया किते हाँ हमने यार केड़ा हुंदा है उत्थे आप जेह्ड़ी परलियां फैमिलियां में आप टैंकी